गुड इवनिंग मैम। Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग मैम। Good evening. ऑसिलेशन के जो असाइनमेंट थे वो सॉल्व करे थे? Yes, ma'am. यस मैम। जिसने करे हैं वेल डन, जिसने नहीं करे वो भी वेल डन। तो हम लोगों ने कल ऑसिलेशन में कहाँ तक पढ़ लिया था? ये इक्वेशंस निकालनी सीख ली थी। अच्छा, स्क्रीन शेयर है? No, ma'am. कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था Yes, ma'am. कि अगर इक्वेशन मान लो कोई पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से शुरू नहीं होगी, किसी और पोजीशन पे शुरू होता है, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं इसकी इक्वेशन कि पहले तो एक्स नॉट का डिस्टेंस रिवाइज कर लेते हैं। एक्स नॉट क्या है भाई? एक्स नॉट कौन सी डिस्टेंस है? हम्म डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। हम्म एक सेकंड रुको। हेलो, हाँ जी। हम्म आवाज आ रही है जी, बोलिए। हाँ जी, बोलो। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, तो एक्स नॉट क्या है? मीन पोजीशन तक की डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब जहां से तुमने पार्टिकल को हमने देख रहे हैं कि मेन पोजीशन से लेके ओरिजिन तक से लेकर कितना डिस्टेंस है। तो ये मेन पोजीशन तक का डिस्टेंस कितना था भाई? हमारा 8.5। ये मेन पोजीशन वाला डिस्टेंस 8 है, तो ये हमने एक्स नॉट की वैल्यू 8। ए इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। और फिर हम लोग फाई निकालते हैं। हेलो। हाँ हर्षित, क्लास में ही हूँ, बताइए वैसे। वही एक्चुअली। हम्म हाँ, मेरे में बस एक एक क्लास का ही गैप होगा, एक या दो का। हम्म, हाँ हाँ, कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं। वही। हाँ, और वो ऐसे ही है, ज्यादा मुझे एक्टिव भी नहीं है वो। हम्म 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 ज्यादा नहीं है, उनको बोलो हम एक 1.5 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, एक जर्नलिज्म को। साथ में कर लें। हाँ हाँ, कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो एक्स नॉट क्या है इसमें? हमारा डिस्टेंस था, ए एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड निकाल लिया। एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस है। फिर हमने फाई निकाला। फाई बोले तो फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू शुरू होता तो मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। बट यहाँ पर पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे जाके शुरू हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं फेज डिफरेंस? टाइम को 0 रख के, जैसे हमने यहाँ पे किया है। देखो यहाँ पे टाइम को 0 रखा है मैंने। तो जैसे ये क्वेश्चन में देखोगे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, टाइम 0 रखा है, तो एक्स की वैल्यू ए साइन फाइव। तो एक्स कितना है मीन पोजीशन से दूरी? तो मीन पोजीशन से ये दूरी 2.5 थी। एम्पलीट्यूड 5 है, तो यहाँ से फाइव आ गया, तो फाइव आ गया पाई/6। तो इस तरीके से आप फेस निकाल सकते हो, इनिशियल फेस क्या रहेगा। फिर ये वाला क्वेश्चन देखा था,
इसमें हम लोगों ने क्या निकाला था, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दो पार्टिकल हैं जिनका टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 3 सेकंड और 8 सेकंड का टाइम पीरियड दिया हुआ है. वन इज प्रेजेंट एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड साइमल्टेनियसली अदर इज एट द नेगेटिव एक्सट्रीम. ठीक है, तो दो, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है और एक नेगेटिव एक्सट्रीम पे है. तो पूछ रहे हैं कि कितने समय में जो पार्टिकल है दोनों सेम फेज पर आ जाएंगे. तो सेम फेज पर आने के लिए क्या करना है, फाई वन इक्वल्स टू फाई टू करा था हम लोगों ने. तो फेज क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, उसका ओमेगा टी टू प्लस फाइव, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी. तो टाइम पीरियड तो गिवन है, तो वहां से ओमेगा निकाल लिया तुमने. अब फाई क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम पे जब पार्टिकल होता है तो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस क्रिएट होता है. तो वहां से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया. अच्छा, अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, कोई पार्टिकल है एसएचएम कर रहा है, इफ एट x इक्वल्स टू 3 मीटर और v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड एंड एट x इक्वल्स टू 4 मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 3 मीटर पे जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर है. क्वेश्चन को सॉल्व करो. क्या पूछ रहा है, एक तरफ पोजीशन है और यहाँ पर वेलोसिटी है. वो कह रहा है कि जब डिस्टेंस आपका 3 मीटर था तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, और अगर आपके पास पोजीशन 4 मीटर है तो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है. आपको ओमेगा फाइंड करना है और एम्पलीट्यूड. तो ओमेगा और एम्पलीट्यूड फाइंड करो भाई. कैसे कर सकते हैं, एक्स का फॉर्मूला होता है ए साइन ओमेगा टी. वेलोसिटी हम लिखते हैं क्या, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, और वेलोसिटी क्या लिखते हैं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. तो एम्पलीट्यूड तो यहां से आ जाएगा वेलोसिटी से, बोलो. ओमेगा है एम्पलीट्यूड माइनस एक्स स्क्वायर. अगर एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 3 है तो वेलोसिटी 4 है, तो एक्स की वैल्यू रखते हैं 3 3 जा 9, वेलोसिटी की वैल्यू रख दी 4. ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन बना लो यहीं से ही. तो यहाँ से एम्पलीट्यूड निकल आएगा, एक इक्वेशन और बन जाएगी. फर्स्ट ये, सेकंड इक्वेशन यहाँ से, तो 2 इक्वेशन बन जाएगी. तो दूसरी क्या बनेगी, वेलोसिटी 9 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16. तो ये देखो 2 इक्वेशन हो गई, इनको क्या कर दो, सॉल्व कर लो. तो यहाँ से एम्पलीट्यूड आ जाएगा, है ना. एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकल आ जाएगी, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर लो और एम्पलीट्यूड निकाल लो. यानी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो दोनों चीज निकल जाएंगी. यहाँ से करो, सॉल्व करो. करो ये वाला क्वेश्चन. तो इक्वेशन आ गई ना, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, स्क्वायर ले लो दोनों तरफ. तो ये 16 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 9, और ये 9 9 जा 81. अच्छा, ये शायद ये कर ही लिया है मैंने स्क्वायर. एक सेकंड, ये कितना था, अगर वेलोसिटी 4 है तो ये 3 3 जा 9, और ये वेलोसिटी यहाँ पे 3 आएगा, ये 9 कैसे लिख दिया. पोजीशन 4 4 16, तो ये 3 3 जा 9 बन जाएगा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 16, है ना. अब ये 2 इक्वेशन हो गई, अब इनको सॉल्व कर लो. या डिवाइड कर दो 2 इक्वेशंस को. देखो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, तो ये 16 बाय 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 16. तो यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा. अब तो निकाल लो, सारा ही कर दिया. तो ये 16 में से 9 चले गए तो कितना कितना बचा, 5. 16 16 में से 9 गए तो 7. हाँ, तो ये 7 ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर ये माइनस का 81 है और ये प्लस का 16 इंटू 16, तो 16 शायद 256 बन आता है. तो ये माइनस कर दो 256 में से 81, 5 8 9 10 11 12 13, 16 का स्क्वायर कितना होता है,
256 16 into 16 256 माइनस 81, तो ये 175 हो गया। ठीक है, 175 को 7 से डिवाइड कर दो, 25 आ गया, तो ए की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 5 एम्पलीट्यूड आ गया। तो हम ओमेगा भी निकाल लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करा लेंगे, है ना। जैसे ए की वैल्यू 5 स्क्वायर रख दें तो 25 माइनस 16, जैसे इसमें रख देते हैं। 3 इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर कितना 25 माइनस 16, तो ये शायद 9 बनेगा, और ये आ जाएगा फिर रूट से 3, ओमेगा कितना आ गया 1, ओमेगा की वैल्यू 1 आ गई। यस मैम। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, अब प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, विच इज टाइड टू, और ये प्लेटफॉर्म जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट से टाइड है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब क्या कह रहा है, द कंप्लीट ब्लॉक, ये ब्लॉक है और ये प्लेटफॉर्म, देखो ये प्लेटफॉर्म भी स्प्रिंग के ऊपर रखा हुआ है, ध्यान से। ठीक है, ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग के ऊपर पहले एक प्लेटफॉर्म रखा है, मतलब कोई एक प्लेन कार्डबोर्ड टाइप, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब क्या कह रहे हैं कि हम ना इसको वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ा सा ऑसिलेट कराते हैं, सिंपली ऑसिलेट करा दें तो ये ऑसिलेट होने लगता है। तो ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए कि ये जो ब्लॉक है ये इसको लीव ही ना करे, मतलब कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब जो एम्पलीट्यूड समझ गए ना कि ये किसी पॉइंट के अबाउट ऊपर जाएगा और उसी के अबाउट नीचे जाएगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम कितना रखें कि जो तुम्हारा ब्लॉक है वो प्लेटफॉर्म को लीव ना करे। तो एक बात बताओ, किसी चीज को आपस में रखे रहने के लिए क्या, कौन सी फोर्स रहती है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो अगर किसी पॉइंट पर, अब नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस कर रही होती है, mg को, मतलब mg नॉर्मल आपस में बैलेंस रहते हैं, है ना। अब नॉर्मल और mg बैलेंस्ड है। अब देखो, अगर पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ जाएगा, पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अरे 0 क्यों, जीरो नहीं होगा। भाई एफ नेट देख लो, अगर एक बार बताओ कि अगर मान लो एफ नेट सिर्फ मीन पोजीशन पे 0 होता है, ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ एफ नेट रहेगा, और वो एफ नेट किसके बराबर रहेगा, जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो किसी नेट, हमारे पास फोर्स है तभी ऊपर जा रहा है, तो मैं ऊपर वाले लगने वाला मतलब एफ नेट कैसे निकाल सकते हैं भाई, नीचे या ऊपर के लिए कैसे भी निकाल लो। तो mg किसके बराबर आ जाएगा, देखो mg माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू ma, ये नीचे के लिए लगा लेते हैं, पार्टिकल नीचे जा रहा है, पार्टिकल नीचे जा रहा है तो mg डोमिनेट कर रहा है, तो mg माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू ma क्यों, क्योंकि नेट फोर्स किसके बराबर है, तो नेट फोर्स तो है ही है, सिंपल सी बात है, तभी पार्टिकल ऑसिलेट करता है। अगर नेट फोर्स 0 है तो पार्टिकल ऑसिलेट ही नहीं करेगा, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, नेट फोर्स मैंने निकाली mg माइनस n इक्वल्स टू ma। अब देख पार्टिकल जब नीचे जाएगा, ठीक है, पार्टिकल नीचे जा रहा है तो mg फोर्स हमने डोमिनेट करा दी, तो mg माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू ma, तो यहाँ से नॉर्मल कितना निकल के आ गया, mg माइनस ma, या फिर नॉर्मल को क्या लिख सकते हैं, mg माइनस a, है ना। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल का फोर्स, ये निकल के आया है। अब होगा क्या, एक तो अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सीलरेशन कहाँ लगेगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मान लो ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सीलरेशन कहाँ लग रही है, नीचे। पार्टिकल नीचे जा रहा है तो एक्सीलरेशन कहाँ एक्ट करेगी, ऊपर। मतलब पार्टिकल ऊपर की तरफ है तो एक्सीलरेशन नीचे, पार्टिकल नीचे जा रहा है तो एक्सीलरेशन ऊपर, ये आ गया। अब एक बात बताओ कि कांटेक्ट कब लूज हो सकता है, भाई अगर एक्सीलरेशन g के बराबर हो जाए, देखो नीचे g एक्ट कर रहा है, और एक्सीलरेशन मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इसकी एक्सीलरेशन ये नीचे है और ये एक्सीलरेशन यहाँ पर ऊपर है, a
नीचे एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन ऊपर। अब देखो अगर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू जी हो जाएगा तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई? 0। नॉर्मल 0 मतलब ब्लॉक जो है वो प्लेटफॉर्म को लीव कर देगा, है ना, प्लेटफॉर्म को लीव कर देगा। भाई नॉर्मल 0 तो प्लेटफॉर्म को लीव कर सकता है। ये कंडीशन कब हो सकती है? जी कहाँ एक्ट, जब जी तो नीचे एक्ट कर रहा हो और एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, ऊपर। तो ये होगा, है ना। अब नो लॉ, अब हमें निकालना है कि कब ये लीव ना करे, कब लीव ना करे। भाई हमने देखा लीव कब करेगा, जब एक्सीलरेशन जो है जी के बराबर हो जाए। तो मुझे लीव नहीं कराना, तो इसका मतलब मुझे एक्सीलरेशन को किससे बड़ा रखना पड़ेगा? जी से। जी से, है ना। अगर एक्सीलरेशन और जी बराबर हो गए तो नॉर्मल 0 मतलब मेरा ब्लॉक लीव कर जाएगा। तो एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन जी। और एक्सीलरेशन किसके बराबर होती है भाई? मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही फाइंड करा है। ओमेगा Yes, स्क्वायर एक्स जो है जी से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ये एक्स एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? जी बाय ओमेगा स्क्वायर। yes, ठीक है, तो जी बाय ओमेगा स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर बी। बी। तो इतना होना चाहिए, तब कि तुम्हारा प्लेटफॉर्म को लीव नहीं करेगा। तो नो लॉस ऑफ कांटेक्ट अगर एक्सीलरेशन ज्यादा है जी से। ये रहा, एट एक्सट्रीम पोजीशन वेट प्रोवाइड अ नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स। तो mg मस्ट बी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर है, तो एक्सीलरेशन शुड बी g बाय ओमेगा स्क्वायर। अब देखो अब क्या कह रहा है, ए ब्लॉक इज अटैच्ड विद स्प्रिंग एज शोन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब हमें स्प्रिंग, ऐसे जब ऐसे स्प्रिंग जुड़े हुए होते हैं ना मास के साथ, हमेशा सवाल आता है कि टाइम पीरियड निकालो। तो इसमें टाइम पीरियड बच्चों देखो किसके बराबर होता है? टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन k इफेक्टिव। k इफेक्टिव बोले तो आपको k का रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। 2 पाई m अपॉन के, फॉर्मूला तुमने सुना होगा, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। तो याद रहे ये k जो लिखते हैं ना, ये k होता है k इफेक्टिव, मतलब यहाँ पर भी सीरीज पैरेलल होता है, जैसे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में होता है, ऐसे ही स्प्रिंग के केस में भी सीरीज, स्प्रिंग सीरीज में भी जुड़ती है और स्प्रिंग को पैरेलल में भी जोड़ा जाता है। तो उसी का k इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक ही स्प्रिंग है, यहाँ पे तो एक ही स्प्रिंग है, तो इसका क्या होना चाहिए? k चेंज नहीं होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई के, क्योंकि एक ही स्प्रिंग है ना जिसका कांस्टेंट k है, तो ये तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो सिर्फ 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा? डी डी। ऑप्शन। यहाँ पे देखो फॉर्मूला है, जब भी स्प्रिंग के साथ मास दिखे तो फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाई के। के। तो देख मास तो सेम है, अब देखो k को, क्या k की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे? देखो यस जरा। मैम। हाँ तो बताओ क्या होगी, पहले सोच के देखना एक बार, करो पहले फिर देखो क्या k चेंज हो रहा है यहाँ पे। देखो अब ये मान लो ये पार्टिकल की यहाँ पर ये ही मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, मान लो यहाँ तक, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम 1, ये हमारी एक्सट्रीम 2, ठीक है। ये इतना हमारा पार्टिकल जो है ये इतना वेरी करेगा। अब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक की जो डिस्टेंस मान लेते हैं वो मान लेते हैं x नॉट, ठीक है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक की कोई भी डिस्टेंस मान लो, तुम्हें x माननी है, x नॉट मान लो, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। मान लिया x है, तो यहाँ पर पार्टिकल जब यहाँ मीन पोजीशन पे होगा तो इधर की तरफ एक्सीलरेशन लगेगी, और ये जब मीन पोजीशन से इधर की तरफ आएगा यहाँ पर फोर्स लगेगी। तो इस पे फोर्स कौन सी लग रही है? mg sin थीटा यहाँ पर ब्लॉक पे, और एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो कि स्प्रिंग की वजह से लगेगी, विच इज kx नॉट। kx नॉट यहाँ लग रही है, यहाँ पर mg sin थीटा लग रही है। मीन पोजीशन पे देखो, मैं मीन पोजीशन पे फोर्स निकाल रही हूँ। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है? 0। हाँ, इसीलिए मीन पोजीशन में हमने फोर्स लगाई,
तो मीन पोजीशन पे देख रहे हैं, देखो मीन पोजीशन पे एक तो mg sin थीटा लगेगा, भाई तुम सबको मालूम है ब्लॉक के ग्रेविटी की वजह से, तो इधर mg sin थीटा लग रहा है। अब ब्लॉक अगर इधर जाना चाहेगा तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स लग जाएगी विच इज इक्वल्स टू kx0। तो मीन पोजीशन पे नेट एफ नेट तुम्हें पता ही है कि 0 होता है, तो mg sin थीटा को मैंने देखो किसके बराबर कर दिया, kx0 के, kx0 mg sin थीटा को kx0 के बराबर कर दिया। अब कई बच्चे क्या करते, k को क्या यहाँ पर सोचते हैं कि k जो है वो चेंज हुआ है, तो देखो k की वैल्यू तो अभी भी k ही है, k तो चेंज ही नहीं हुआ, मास भी वैसा का वैसा रहा और k की वैल्यू भी एज इट इज रही, तो यहाँ पर भी तुम्हारी जो है ऑसिलेशन जो है चेंज नहीं होगी, यहाँ पर भी 2π√m/k ही रहेगी। तो ऑप्शन सी, यानी टाइम पीरियड जो रहा वो सेम रहा। क्यों सेम रहा, क्योंकि मेरी k की वैल्यू k नो चेंज, क्योंकि k की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। तो जब तक k में कोई चेंज नहीं आएगा तब तक तुम्हारे कोई भी टाइम में भी चेंज नहीं आएगा। तो हमें अब k में चेंज देखना आना चाहिए। तो अब देखो, अब बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का सीरीज और पैरेलल कैसे समझें। स्प्रिंग कांस्टेंट का पहले देखते हैं सीरीज, ठीक है, कि स्प्रिंग कांस्टेंट को कब बोलेंगे कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज में ना इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं कि एक उसका एंड जो है, एक स्प्रिंग का एंड जो है दूसरी स्प्रिंग के एंड के साथ कनेक्ट रहेगा, इस स्प्रिंग का एंड जो है दूसरी स्प्रिंग के एंड के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो मान लो ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये K2 और ये K3, तो इनके एंड्स आपस में जुड़े हुए हैं। एक तो ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि मान लो मैंने यहां से पकड़ के कोई फोर्स पकड़ के खींच दिया, ठीक है, ये पकड़ के यहाँ पे खींच दिया। अब यहाँ पर क्या होता है सीरीज में, अब मान लो मैंने ये फोर्स पकड़ के खींचा, तो मुझे बताओ क्या फोर्स सेम रहेगा या फिर हमारे पास जो एक्सटेंशन आएगा हर स्ट्रिंग में वो सेम रहेगा। दो चीज है, एक तो फोर्स लगाओगे तो जो स्प्रिंग है उसमें एक्सटेंशन होगा, एक है कि तीनों स्प्रिंग में फोर्स की वैल्यू। तो यही फाइंड करना है कि जब सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में कौन सी चीज सेम रहती है। तो बताओ सीरीज में क्या सेम रहता है। एक्सटेंशन। एक्सटेंशन सीरीज में पक्का, पैरेलल में नहीं रहता एक्सटेंशन सेम। देखो अब यहाँ पे देखो पैरेलल, अभी खुद ही तुम फाइनल करना कि क्या होगा। देखो ये पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, मैंने यहाँ पर दो स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ये दो स्प्रिंग लगा दी, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। मान लो इसमें ब्लॉक को पकड़ के खींचती हूँ यहाँ से F फोर्स से, तो एक बात बताओ उतना ही K1 खींचेगा और उतना ही K2। एक्सटेंशन x की वैल्यू तो भाई मैंने m को खींच दिया पकड़ के, तो मैं जितना m को खींचूंगी तो पैरेलल में x यहाँ भी सेम रहा और यहाँ भी सेम रहा, तो पैरेलल में मेरे पास क्या चीज सेम रहती है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन। पैरेलल में एक्सटेंशन और कंप्रेशन सेम रहता है। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है बच्चों, फोर्स। मतलब तुमने जब इस ब्लॉक यहाँ से F फोर्स दिया तो हर स्प्रिंग पर जो फोर्स की वैल्यू रहेगी वो क्या रहने वाली है, सेम, क्योंकि सीरीज में है तो बराबर बराबर फोर्स ही जाएगा। तो बस ये चीज है, सीरीज में क्या होता है फोर्स सेम रहता है और पैरेलल में क्या सेम रहता है बच्चों, एक्सटेंशन, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पर बताओ कि ये किस में है, ये पार्टिकल, ये वाला बताओ। अच्छा अब ये देखो सीरीज पैरेलल में मतलब क्या है, ये K1 K2 K3 सीरीज में है तो ऐड इनका K इफेक्टिव कैसे निकालोगे, 1 ये कैसे ऐड होते हैं, कैपेसिटर की तरह, ये कैपेसिटर की तरह ऐड होते हैं। मतलब कि कैपेसिटर सीरीज में होते तो 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे स्प्रिंग कांस्टेंट अगर सीरीज में है तो K इफेक्टिव ऐसे निकालोगे। पैरेलल में K इफेक्टिव कैसे निकलता है बच्चों, डायरेक्ट ऐड हो जाता है K1 प्लस K2, तो कैपेसिटर की तरह ऐड होते हैं, पैरेलल में सीधा ऐड हो जाएगा, यानी बोले तो रेजिस्टेंस के उल्टा। अब ये बताओ कि ये दोनों किस में है कनेक्टेड, K,
ध्यान से देखो ये किस चीज में कनेक्टेड है। बताओ ये सीरीज में है पैरेलल में, कुछ तो सोचो। मैम पैरेलल में तो ये है नहीं। क्यों? पैरेलल में क्या सेम रहता है? पैरेलल में मैम इनका जो एक्सटेंशन है वो सेम रहेगी। हाँ, वो सेम रहना चाहिए, राइट। एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो है वो सेम होना चाहिए। तो आप खुद बताओ, अगर मैं इस मास को पकड़ के इधर की तरफ खींचती हूँ, ठीक है, इस मास को पकड़ के इधर खींचती हूँ, तो जो ये वाली स्प्रिंग है फर्स्ट, ये कंप्रेस हो जाएगी। यस मैम। Yes, ma'am. तो मान लो तुमने ये एक्स डिस्टेंस एम को मूव कराया है, एम को, मास को एक्स डिस्टेंस मूव कराया, तो के स्प्रिंग एक्स डिस्टेंस से कंप्रेस हो जाएगी भाई अंदर की तरफ। अच्छा, तो उतने ही डिस्टेंस से जो पहली ये दूसरी स्प्रिंग है, ये उतने ही डिस्टेंस से क्या हो जाएगी? एक्सटेंड। एक्सटेंड। Extend. भाई जितना एम को 1 की तरफ ले जाओगे वो कंप्रेस हो जाएगी, और जो दूसरी स्प्रिंग है वो उतने ही डिस्टेंस से खुल जाएगी। एक्सटेंड। तो यानी इन दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन और कंप्रेशन जो है वो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? सेम। सेम हो गई ना। और यस, इसीलिए बस ये सब, यही सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है पैरेलल में कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि तुम्हें दिखते हैं कि ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं तो ये सीरीज में हो जाएंगे, पर मैंने क्या बोला था, उनके एक दूसरे से एंड जुड़े हुए होने चाहिए। ये तो एंड तो नहीं जुड़े हुए, बीच में वैसे भी ब्लॉक आ गया। यहाँ पे देखो मैंने क्या दिखाया है कि उन एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, तो जुड़ तो नहीं रहे, तो वैसे ही ये किस में हो गया? पैरेलल में। तो पैरेलल में के इफेक्टिव बच्चों कैसे ऐड करते हैं? डायरेक्ट K1 प्लस प्लस K2। K2। K2. तो यहाँ पे K2 कितना है? K प्लस K। तो के इफेक्टिव कितना आ गया? 2K। तो 2K. फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के K। इफेक्टिव। तो K कितना है? 2K। 2K। तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सही ए। हो गया? ए ए। ऑप्शन। K option. ठीक है, तो ऐसे में हमें के इफेक्टिव निकालना आना चाहिए। अच्छा, ये वाला करो, ये वाला मुझे बताओ कि ये कैसे करेंगे। कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है? लेफ्ट हैंड साइड वाला पैरेलल में है। और राइट हैंड वाला सीरीज में है. लेफ्ट वाला बोले तो ये तीनों आपस में पैरेलल में है, राइट। ये तीनों Yes, आपस ma'am. में पैरेलल में है, वेरी गुड। तो ये पैरेलल में है, तो इनका के इफेक्टिव कितना बन जाएगा बच्चों? के 6K। प्लस 2K प्लस 4K। K. तो ये 7K. 6K। 4 5 6 7, ये 7K। तो मतलब यहाँ पर मैं एक ही स्ट्रिंग लगा लेती हूँ, ठीक है, जो कि 7K के बराबर है। ये मास M। अब तुमने क्या बोला? ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में 6 और 3 का कितना बन जाएगा? 2। ठीक है, ये कितना बन गया बच्चों? 2K। अब बताओ, अब ये 7K और 2K किस में है आपस में? पैरेलल। पैरेलल। Parallel. वेरी गुड। तो ऐसे पैरेलल निकाल लोगे तो के इफेक्टिव आ जाएगा, वेरी गुड। तो इस 9K। तरीके से हम लोग सीरीज पर निकाल लेंगे। अब देखो, अब आती है पुली ब्लॉक्स प्रॉब्लम, कि पुली ब्लॉक में कैसे निकालते हैं। अब देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, जब भी तुम्हें जब भी तुम्हें ये स्प्रिंग दिखे तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई अंडर रूट M अपॉन के इफेक्टिव। के। तो अब के इफेक्टिव हमें निकालना आना चाहिए। तो अब के इफेक्टिव कैसे निकालोगे, चलो बताओ। अब के इफेक्टिव कैसे निकालें? स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो इसका के है, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब देखो तुम्हारे पास क्या, अब मेरे को एक बार बताओ, ये जो सिस्टम है ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, मतलब ये बंद है यहाँ से, ठीक है, फिक्स्ड है मैम। फिक्स्ड है ये, हाँ ये फिक्स्ड है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो ये ब्लॉक थोड़ा सा भी नीचे, अगर मैं इसको ड्रॉप करती हूँ, इस ब्लॉक को थोड़ा सा भी मैं नीचे धक्का लगाती हूँ एक्स डिस्टेंस से, तो मैम एक्स डिस्टेंस से एक्सटेंशन इसको, तो ये एक्स डिस्टेंस से ऊपर खुल जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो ये एक्स डिस्टेंस से ऊपर खुल गया।
तो अब इसका के इफेक्टिव कैसे निकाला जाए? मतलब कि तुमने जितना एक्स से इसको नीचे खींचोगे ऊपर उतना ही के एक्स का फोर्स लग जाएगा। मतलब तुमने एक्स से नीचे खींचा, ऊपर के एक्स का फोर्स लग गया, और ये स्प्रिंग उतने से ही स्ट्रेच हो जाएगी। ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई बाय एक्स। तो अब बताते हैं टाइम पीरियड कैसे निकालें। क्या के में कोई चेंज आया यहाँ पे? नो मैम। क्या इसके के में कोई चेंज आया? नहीं आया। तो के इफेक्टिव तो अभी भी मेरा कितना ही है, के है। और यहाँ पे तो ये फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट, रुक जा कहाँ गया, एम अपॉन के, डी ऑप्शन है ना। तो अभी भी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि के में कोई चेंज नहीं आया, के सेम रहेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये रहा, ठीक है। तो व्हेन एम इज पुल्ड डाउन बाय एक्स स्प्रिंग, तो ये डाउन अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये स्प्रिंग उतने से ही खिंच जाएगी। तो एक्स में चेंज आया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अभी भी के ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, इसमें एक तरीके का क्वेश्चन और है, मैं यहाँ पर बनाती हूँ क्वेश्चन नंबर। अब इस वाले क्वेश्चन का बताना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या करते हैं, ये एक ब्लॉक ये बनाया, ठीक है, ये पुली है, दिस इज पुली। एक तो रस्सी से बांधा है और एक को स्प्रिंग से, पुली के एंड को, ठीक है। यहाँ पर हमने मास को हैंग कर दिया है। चलो अब मेरे को टाइम पीरियड बताओ, एक तो ये वाला और एक ये है, मतलब के इफेक्टिव निकालना आना चाहिए। अब यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पर एक मास लटका हुआ है एम, ये यहाँ से बंद है, ठीक है। अब बताओ अब कैसे करें। अब देखो एक चीज, अब ये वाला ब्लॉक, पहले वाले के क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मान लो 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखो। अगर ये वाली स्प्रिंग मैं अगर एक्स से मूव करा देती हूँ, मान लो ये मेरी मेन पोजीशन है, यहाँ पर सब बैलेंस है। अब मुझे ऑसिलेशन चाहिए, तो मतलब मैं इसको थोड़ा सा और खींचूंगी एक्स अमाउंट से। बच्चों मैंने अगर इसको एक्स अमाउंट से खींचा, तो मुझे एक बात बताओ, ये एक्स अमाउंट की रस्सी कहाँ, एक्स अमाउंट मुझे कहाँ से मिलेगा? अगर मैं इसको मैंने देख मैंने इसको एक्स अमाउंट से खींचा है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये कितने से खींची होंगी ये वाली रस्सियां? ये स्प्रिंग में भी एक्स, यानी देख धागा तो खींच नहीं सकता, यस मैम। स्प्रिंग खींच सकती है। अब स्प्रिंग कैसे खींचे कि ये एक्स मूव कर जाए? यस मैम। हाँ, तो कितने कितने डिस्टेंस से स्प्रिंग खींचनी चाहिए? स्प्रिंग डबल से खींचेगी ना भाई, एक्स तो इसको देगी और एक्स इसको देगी, वरना एक तरफ से ऊपर नीचे हो जाएगा। यस मैम, मतलब डबल एक्स तो अपने आप को खोलेगी और एक्स थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा इधर जाएगा, तो यानी ये 2x टाइम खींचेगी, दुगनी, डबल एक्स्ट्रा फोर्स। तो ये जो है ये स्ट्रेच करेगी, दिस विल स्ट्रेच बाय 2x। तो ये 2x से ओपन हुई, ठीक है। अगर ये 2x से ओपन होगा तो यहाँ पर भी कितना डिस्टेंस है, ये ओपन, ये भी कितना डिस्टेंस है यहाँ पर ओपन होगा 2x से। तो ये दोनों में 2x का एक्स्ट्रा फॉल आया। तो अब देखो यहाँ पर 2x और ये 2x, तो यानी यहाँ पर कितना होगा? देखो फोर्स की बात करते हैं, kx होता है ना फोर्स। तो ये k 2x यहाँ पर और यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर कितना रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा नीचे की तरफ? 2x ये 2x ये, तो यहाँ पर लगेगा 4kx, 4x। ठीक है। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ रिवर्सिंग 4kx, यानी अब की बार जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स आया है वो कितना आया है? 4kx, ना कि kx। देखो रीस्टोरिंग फोर्स अभी तक कितना आ रहा था? kx आ रहा था, यानी k था जो चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो कितने टाइम्स हो गया? 4kx, तो यानी k की वैल्यू 4k हो गई। तो अब यहाँ पर टाइम पीरियड लिखोगे तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 4k, है ना भाई। हमने क्या देखा, अगर ये x से खींचा है तो जो स्प्रिंग है जो वो भी 2x से खींचेगी। अगर वो 2x से खींची है तो तुम्हारा जो थ्रेड है वो भी 2x से ही खींचना चाहिए। तो उन दोनों का रिजल्टेंट रीस्टोरिंग फोर्स कितना बना? 4kx। तो ये तो होता है जितना एक्सटेंशन उतना ही फोर्स, तो k इंटू 4x ये हुआ। तो उतने से ही यहाँ पर नीचे फोर्स लगेगा 4k, तो यहाँ से जो ये आया 4k आया। अब जरा इसका बताओ, सेकंड वाले का।
सेकंड वाले में कितना बनेगा? आंसर इसका बोलो। और इसका एक फॉर्मूला सिखा दूं तो तुम्हें, अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा है ना तो एक फॉर्मूला देख लो इसका, एक फॉर्मूला सिखा देते हैं, वो फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला सीख लो। टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के इफेक्टिव। अब ऐसी सिचुएशन में के इफेक्टिव कैसे निकालनी है, ध्यान रखना, ये तभी लगा सकते फॉर्मूला जब पुली जो है मासलेस हो। पुली मासलेस और स्प्रिंग भी मासलेस, ज्यादातर मासलेस ही मिलती है, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्या कहता है इसमें, के इक्विवेलेंट हम कैसे निकालें, आप सिग्मा ले लो, किस किस चीज का फॉर्मूला है ये देखो, एन आई स्क्वायर अपॉन के आई। इसका मतलब एन आई का मतलब क्या है, एन आई क्या है, टेंशन कोफिशिएंट इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में टेंशन की वैल्यू कितनी है वो, और अपॉन में नीचे उसी का स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपका के इक्विवेलेंट 1 सेकंड में निकल के आ जाएगा। तो अब देखो अब कैसे निकालोगे, जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये एक हमारे पास स्प्रिंग यहाँ पे लगा दी, ये मेरी पुली यहाँ पर है, एक और स्प्रिंग लगा दी, ये स्प्रिंग को यहाँ पर जोड़ा हुआ है, और यहाँ पर बच्चों एक मास है m। ठीक है, अब बताओ कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी के, तो देखो यहाँ पर ऊपर टेंशन टी लगेगी। यस मैम। ठीक है, यहाँ टेंशन टी, और यहाँ पर कितनी, यहाँ पर भी टेंशन फिर टी लगेगी बराबर, दूसरे वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन तो बराबर बटेगी ना। अब देखो यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, तो ऊपर कितना टेंशन होना चाहिए, 2t, नीचे टी, यहाँ पर भी टी, ऊपर जो टेंशन है वो 2t हो गई। ठीक है, ओके। अब इक्विवेलेंट निकाल लो 1 अपॉन के इफेक्टिव। तो इसने क्या बोला है, टेंशन कॉफिशिएंट। तो टेंशन कॉफिशिएंट अब देख ले, इसका टेंशन कॉफिशिएंट कितना है, 2t। तो टेंशन का बस हमें कॉफिशिएंट लिखना है, यानी 2 स्क्वायर अपॉन इसका के, तो के इफेक्टिव के, प्लस दूसरे वाले का स्प्रिंग का, देख दूसरी स्प्रिंग का टेंशन कितना है, सिर्फ टी। तो इसका कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर अपॉन के। तो ये कितना आया, 4 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के। तो ये देखो, ये फॉर्मूला याद रख लो बस, टेंशन निकालनी हमें आती है और टेंशन के कॉफिशिएंट से निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, k/5 है ना, k/5 आ गया। तो टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के इफेक्टिव k/5, यानी ऊपर चला गया इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन करो। अब देखो इसको तुम ऐसे इस वाले को भी कर सकते हो बिना टेंशन से ही, देखो करो इसको। यहाँ पर टेंशन टी, तो ये इसको यहाँ पर टेंशन टी और यहाँ पर भी टेंशन की वैल्यू टी, ऊपर 2t, पर ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से कोई मतलब नहीं, हमें स्ट्रिंग के लिए चाहिए। तो स्ट्रिंग का क्या था, 1 अपॉन के इफेक्टिव इक्वल्स टू टेंशन का कांस्टेंट। तो टेंशन का कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, अपॉन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो देखो के इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई, के ही आई, तो इसलिए आया आंसर 2 बाय अंडर रूट m बाय के। चलो अब जो दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा होमवर्क, वो वाला करो। कि मेरे यहाँ पर ये है, ठीक है, ये पुली है, ये जुड़ी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर एक मास है। चलिए अब बताइए इसमें क्या आएगा टाइम पीरियड। तो देखो यहाँ पर टेंशन टी, यस मैम, यहाँ पर टेंशन टी, ये कितना टेंशन हो गया, 2t। तो बस 1 अपॉन के इफेक्टिव इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन के। तो के इफेक्टिव कितना हो गया, k/4 है ना, k/4 ही आया ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो तुम के इक्विवेलेंट इन वाले क्वेश्चन में निकाल सकते हो, जो ऐसे स्प्रिंग वाले आते हैं। ठीक है, ऐसे वाले स्प्रिंग वाले, तो इसमें हमें अब डरना नहीं है, ऐसे सवालों में हम लोग देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। कर लोगे ना अब तो, टेंशन Yes, निकाल के, टेंशन Yes, ma'am. निकालनी आनी चाहिए।
हाँ, अब इसमें ना एक कंडीशन और थी। इसमें क्या कंडीशन है, ये फॉर्मूला तब लगा सकते हो जो ब्लॉक है ना, जिस स्ट्रिंग से ब्लॉक जुड़ा है उसका टेंशन का कॉफिशिएंट एक ही रखना है तुम्हें। तो जहां पर ब्लॉक जुड़ा हुआ है वहां पर टेंशन का कॉफिशिएंट कितना रखना है, 1। तो देखो यहाँ पर ब्लॉक जुड़ा हुआ है तो इसका टेंशन का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, तो एप्लीकेबल। यहाँ पर ब्लॉक है पर इस ब्लॉक के टेंशन का कॉफिशिएंट 1, तो एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल है। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसमें देखो, इस वाले को अब टेंशन से करो। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, ये ब्लॉक मास m का। चलो कैसे करोगे, बनाओ, इसका के इफेक्टिव बताओ कितना आएगा। फॉर्मूला लिख देती हूँ, ni स्क्वायर अपॉन k सिग्मा। टेंशन क्या बोला है कि जो मास है उसका टेंशन का जिस ब्लॉक से मास अटैच है वहां पर जो है टेंशन का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर टेंशन T मानती हूँ तो मतलब यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा बच्चों इन दोनों ब्लॉक में, T/2। वेरी गुड, T/2। बस अगर तुम ऊपर TT लेते ना तो नीचे 2T हो जाता, यस फिर मैम। क्वेश्चन गलत। तो जिससे मास अटैच है उस वाली स्प्रिंग या स्ट्रिंग से टेंशन हमेशा कॉफिशिएंट 1 रखना है। तो अब तुम ये वाला कर सकते हो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो K इफेक्टिव कितना, टेंशन का कॉफिशिएंट 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 अपॉन K। तो K इफेक्टिव आ गया 4K, ठीक है, आ गया ना 4K। यस मैम। हाँ, तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब उसके बाद आता है देखो फ्लोटिंग वाले क्वेश्चंस, कि अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो जैसे अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, उसका mg और बायोंट फोर्स बैलेंस है ना, तभी तो वो फ्लोट कर रहा है। अगर मान लो मैं ऊपर से थोड़ा सा धक्का दे दूं, इस मास m को थोड़ा सा पुश कर दूं, तो ये क्या करने लगेगा, ऑसिलेट, क्योंकि वो थोड़ा सा धक्का ही क्या बनाता है, नेट फोर्स को डिसबैलेंस कर देता है, और वही डिसबैलेंस या एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से ऑसिलेशन होती है। तो इसका ऑसिलेशन पूछा है कि अब ऑसिलेशन की वैल्यू क्या होगी, तो अब बताओ अब ऑसिलेशन की वैल्यू कितनी बनेगी इस केस में। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला क्या होगा ऐसे वाले केसेस में, कितना बनेगा, फॉर्मूले तुम्हारी स्क्रीन पे ही है। ये रहा टाइम पीरियड फॉर द स्मॉल ऑसिलेशंस, सेम क्वेश्चन है ऑन द ब्लॉक। तो देखो मान लो इनिशियली तुमने यहाँ पर दिया हुआ है कि जो h हाइट है वो इस ब्लॉक की जो h हाइट है वो तो अंदर डूबी हुई है, बाकी की जो हाइट है वो बाहर है, और अभी इस पॉइंट पे जो है बायोंट फोर्स जो है वो mg के बराबर है, ठीक है। अब अगर मुझे ये हाइट निकालनी है, ये हाइट कितनी है, तो देखो बायोंट फोर्स कैसे निकालते हैं भाई, बायोंट फोर्स क्या होता है, जितना लिक्विड अंदर है उसका वॉल्यूम, है ना, तो यस मैम। जितना भी ऑब्जेक्ट अंदर है उसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना है, मान लो एरिया ए, लेंथ कितनी अंदर है h, तो ये ए एच लिखेंगे, डेंसिटी यस ऑफ लिक्विड इनटू जी, मास वेट तो पूरे पे ही लगेगा, तो मास क्या हो जाएगा, मैम। वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू, मान लो इसकी पूरी लेंथ कितनी मान लेते हैं भाई, इसकी पूरी लेंथ मान लेते हैं l, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी, ये फॉर्मूला है।
तो यानी ये h हाइट कितनी आ गई, a से a कट गया, g से g कट गया, तो ये कितना आ गया, लेंथ डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये मेरे h की वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पुश करना है इसको, तो यानी एक्स्ट्रा पुश करूंगी तो बायोनेट फोर्स भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। मान Yes, लेते हैं ma'am. मैंने ये x से अंदर नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया, x छोटा सा डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस किया। अब b एक्स्ट्रा यानी बायोनेट फोर्स एक्स्ट्रा निकालना है। तो बायोनेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लिक्विड डिस्प्लेस mg। बायोनेट फोर्स क्या होता है कि लिक्विड जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही है। तो मैंने क्या बोला था, मास को लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, बट हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकाल नहीं सकते, इसलिए क्या यूज कर लेते हैं, किसका वॉल्यूम यूज कर लेते हैं, बॉडी का। तो Body. बॉडी का एक्स्ट्रा वाला निकालेंगे, तो एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, एरिया इंटू एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट AX, है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो देखो यही बायोनेट फोर्स है, तो मैंने यही यूज किया है, लिक्विड जी, एक्स्ट्रा के लिए AX लगा दिया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो A डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एज इट इज, और ये X ऐसे, है ना। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो एक बात देखो, जो ये बायोनेट फोर्स एक्स्ट्रा है, ये इसको kx से वो करके देखो भाई, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा कितना होता है, kx। तो मैं ये k मान लेती हूँ, कितना आया मेरा, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन a डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, इतना मान लेते हैं। अब मास, ऊपर मास है, हाँ ऊपर मास किसका है, बॉडी का। तो बॉडी का मास कैसे लिख सकते हो, एरिया इंटू कंप्लीट लेंथ डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो अब कट कर दो, देखो ए से ए कट गया, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, और किस और क्या बचा, तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, और ये देखो स्मॉल h, ये स्मॉल h किसके बराबर है, L डेंसिटी ऑफ B अपॉन डेंसिटी ऑफ L, ए से एरिया से एरिया कट गया, तो टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। या फिर इसमें से देख लो कौन सा बनेगा फॉर्मूला तुम्हारा, 2 पाई डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू L अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G। तो कौन सा बन रहा है भाई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड नीचे आना चाहिए और डेंसिटी ऑफ बॉडी ऊपर आना चाहिए, और ये कंप्लीट लेंथ L है। कौन सा फॉर्मूला बना, ए बना ना शायद, Yes, ma'am. First वाला. तो फर्स्ट Yes, वाला। ma'am. तो बस हमने एक्स्ट्रा फोर्स निकाली बी एक्स्ट्रा, तो वो बी एक्स्ट्रा को के एक्स से इक्वेट करा, तो वो के की वैल्यू रख दी, और मास तो पूरा ही होता है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। तो बॉडी का डेंसिटी तो हमने देखा ए से ए कट गया, अब वो फॉर्मूला एक तो ये बन गया, तुम्हारे दो फॉर्मूले आ गए, एक तो ए और एक दूसरा ये वाला, क्योंकि हमें पता है वो जो स्मॉल एल है वो किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी हाइट h। तो दोनों ऑप्शन तुम्हारे ठीक होंगे, ये याद रखना, ये वाला भी और ए भी। तो किसकी टर्म में पूछा है वो आंसर हम लिख सकते हैं। तो 2 पाई अंडर रूट h बाई जी, ये याद रखना है कि अगर मान लो h जो हाइट है वो डूबी हुई है कंटेनर की, और उस पर जो ऑसिलेशन अगर आती है तो वो किसके बराबर आती है, 2 पाई अंडर रूट एल। देखो एक फॉर्मूला तो ये तो कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। एक लेंथ वाला फॉर्मूला भी होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। एक ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला कब, ये वाला तो लगता है जब स्प्रिंग की बात करते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कब आता है, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी वाला, जब ज्यादातर हम पेंडुलम की बात करते हैं, पेंडुलम लेंथ, यानी जब हाइट की वजह से ऑसिलेशन आए तब हम 2 पाई अंडर रूट l बाई जी का यूज करते हैं। अब l क्या है, यहाँ पर भी l इफेक्टिव। तो जब लिक्विड में h जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो पानी में डूबा हुआ ऑब्जेक्ट की हाइट है, यहाँ पर वो l की वैल्यू होगी 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। तो l यहाँ पर देखो डूबा हुआ h, यानी 2 पाई अंडर रूट h बाई जी आंसर आया है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा लिक्विड का, ये तुम्हें याद रखनी है छोटी सी चीज, बोलो रख लोगे। Yes, ma'am. तो एक फॉर्म टाइम पीरियड के दो फॉर्मूले बता दिए मैंने, एक तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, ये कब, जब स्प्रिंग कांस्टेंट हो। दूसरा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी, ये कब यूज करते हैं बच्चों, पेंडुलम, या फिर जब भी चीज जो हो ऑसिलेशन लेंथ की वजह से आए, तो 2 पाई अंडर रूट l बाई जी यूज करेंगे, ठीक है। हाँ
कोई क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ। हाँ, और जब मान लो ये फ्रेम एक्सीलरेटेड हो जाए, मान लो कोई फ्रेम एक्सीलरेट हो गया, तो जी को क्या ले लेंगे, जी इफेक्टिव। मतलब फिर हमें जी इफेक्टिव निकालनी पड़ेगी, ठीक है, अगर कोई भी फ्रेम एक्सीलरेटेड हो जाता है तब। मतलब कि कैसे, कोई एक्स्ट्रा स्लाइड में बताती हूँ। कैसे, देखो मान लो अगर मैंने लिफ्ट में, ये मेरी लिफ्ट है, ठीक है, इस लिफ्ट में एक पेंडुलम है, इस लिफ्ट में पेंडुलम है। अब ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रही है, इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। अब मैं तुमसे बोल रही हूँ टाइम पीरियड बताओ, तो फॉर्मूला 2π√L/g होता है, तो जी क्या होता है, जी इफेक्टिव। अब एक बात बताओ, एम जी नीचे की तरफ, ए ऊपर, तो जी इफेक्टिव कितना आता है, बताओ। लिफ्ट वाले केस में जी कितना हो जाता है, ऊपर जा रही है तो लिफ्ट, 0। ऊपर जा रही है भाई। अगर लिफ्ट नीचे आ रही होती और तुम्हारा ब्लॉक ऐसे होता, इसका पेंडुलम और इसकी लेंथ एल है, और यहाँ पर नीचे एक्ट कर रहा है एम जी, लिफ्ट नीचे आ रही है, तो मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम में सूडो फोर्स का यूज करते हैं ना, ये तो रटे होना चाहिए। जब भी लिफ्ट नीचे आती है तो हमारा फॉर्मूला होता है जी इफेक्टिव का G-A, और जिसकी वजह से जब नॉर्मल फोर्स निकालने जाते हैं तो वो हो जाता है mg-a। कब, जब लिफ्ट नीचे आती है, क्योंकि यस जब मैम। नीचे आती है तो जी अगर ए के बराबर हो जाता है तो वेटलेसनेस फील होती है, तो जब नीचे लिफ्ट आती है तो G-A, लिफ्ट ऊपर जाती है तो G+A, तो अभी अगर ऊपर है तो G+A, अपवर्ड एक्सिलरेशन। ये तो बच्चे भी बता देंगे। 2π√L/g इफेक्टिव G-A, G-A कब है, जब लिफ्ट कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एक्सिलरेशन। तो यानी जब मोशन में हो तो यहाँ पर जी इफेक्टिव, पेंडुलम के केस में जी इफेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी एक बार शॉर्ट नोट थोड़े से पढ़ के देख लेना, ठीक है। वहां से, और जो PYQs हैं वो अपलोड, जो मतलब तुम्हारे असाइनमेंट है, अगर किसी ने नहीं करे तो वो असाइनमेंट कर लेना, ठीक है। ओके मैम। अगली क्लास से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू, नहीं अभी तो तुम्हारा वेव्स भी बचा हुआ है ना, वेव बचा यस है ना मैम। बच्चों। बेबी अभी। Yes, ma'am. हाँ, वेव बचा हुआ है ना, ठीक है, एक दिन का वेव हो जाएगा, एक दिन में वेव्स कंप्लीट करा के फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कराएंगे, और शायद कल भी क्लास है, ठीक है। यस मैम।